आहाना प्रकाशन के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। परीक्षा का नाम है पीएचडी, विषय है जीव विज्ञान, अध्याय नंबर 2, मानव प्रजनन। आज का टॉपिक एच, जिसमें हम सगर्भता तथा भ्रूणी परिवर्तन पर डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम इस टॉपिक को समझ लेते हैं कि सगर्भता तथा भ्रूणी परिवर्तन क्या होता है। इसके पहले की वीडियो में अंतरोपण और उसके पहले हमने निषेचन पर डिस्कस किए थे। यहाँ पर पहले हम रिवाइज करके फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये गर्भाशय की संरचना दिख रही है और ये है अंडवाहिनी। इस अंडवाहिनी के ये वाला क्षेत्र जो है फैलोपियन नलिका या अंडवाहिनी का क्षेत्र को कहते हैं तुम्बिका, इंग्लिश में कहते हैं एम्पुला। और ये जो रहता है निषेचन का स्थल होता है। ठीक है ना, यहाँ निषेचन हो गया। इसके बाद अंतरारोपण की प्रक्रिया होती है, लेकिन अंतरारोपण से होने पहले निषेचन हो गया, फिर इसमें विखंडन होता है, विदलन होता है। ठीक है ना, युग्मनज बना निषेचन से, युग्मनज बन गया पहले दिन। अब उसके बाद इसमें विखंडन होना या विदलन होना प्रारंभ हो जाता है। इंग्लिश में इसे क्लीवेज क्लीवेज कहते हैं। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। ठीक है ना, ये खंडन होना शुरू हो जाएगा और इसमें बनता है मोरुला, जो कि ठोस गेंद के समान होती है। फिर और आगे विभाजन होती है, जिससे ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट बनता है। जब ब्लास्टोसिस्ट अवस्था आ जाती है तो वहाँ पर आपको ट्रोफोब्लास्ट और भीतरी कोशिका समूह प्राप्त होते हैं। ब्लास्टोसिस्ट में भीतरी कोशिका समूह से पूरे अंग का निर्माण होता है शरीर का। जो ट्रोफोब्लास्ट वाला पार्ट है वही अंतरारोपित होती है गर्भाशय की भीतरी प्रति से, एंडोमेट्रियम कहते हैं। वहां पर जाकर के आरोपण होता है और ट्रोफोप्लास्ट जाकर के जुड़ जाता है। और ट्रोफोप्लास्ट जो रहता है गर्भाशय की भीतरी परत से मिल करके अपरा या प्लेजेंटा बनाता है। जो अपरा, प्लेजेंटा या नाल, ये सभी सिनोनिम्स एक दूसरे के हिंदी अंग्रेजी शब्द हैं। इसी के द्वारा प्लेजेंटा या अपरा, यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला संरचना गर्भाशय के अंदर ये भ्रूण विकास हो रहा है और ये अपरा प्लेजेंटा बन गया, या इसे नाल भी कह सकते हैं आप इसे। ठीक है ना, प्लेजेंटा अपरा ये वाला पार्ट आ गया। तो ये गर्भाशय की दीवार और भ्रूण, ठीक है ना, जो ट्रोफोब्लास्ट है उससे जुड़ करके ये प्लेजेंटा बन गया। और जो ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट ही भ्रूण के चारों तरफ की 4 तरह की झिल्लियां बनाता है। ठीक है ना, झिल्लियां पर बाद में डिस्कस करेंगे, पहले स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि अभी हो क्या रहा है। तो हमने देखा कि निषेचन हो गया, आरोपण हो गया, ठीक है ना, या अंतरारोपण हो गया या प्रत्यारोपण, अंतरारोपण हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर प्लेजेंटा का निर्माण हो गया। 3 माह 12 सप्ताह में जो शरीर के अंग होते हैं, उनके अवयव होते हैं, उसका निर्माण प्रारंभ हो जाता है। 4 माह या 16 सप्ताह में अवयव या अंग जो रहते हैं स्पष्ट रूप से निर्मित होने लगते हैं। 5 माह या 20 सप्ताह में माता को भ्रूण की गतियां महसूस होने लगती हैं। ये 5वां माह ध्यान रखिएगा, 4, 5 या 6 हृदय विकसित होना शुरू हो जाता है, प्रश्न बना हुआ है। 6वां माह 24 सप्ताह में भ्रूण की त्वचा, इन पर बाल आना शुरू हो जाते हैं। 7वें माह में फेफड़े का विकास और लगभग पूर्ण जीवन क्षमता, मतलब पूरे अंग बन जाते हैं 7 महीना तक, 28 सप्ताह तक। और 9वें माह में डिलीवरी, पूर्ण विकसित शिशु प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। तो ये आगे भ्रूणीय परिवर्धन, ठीक है, शिशु का निर्माण हो गया। अब हम जो भ्रूणी झिल्लियां होती है उसके बारे में देख लेते हैं। पहला नाम आप याद रखिएगा कोरियोन, बाह्य भ्रूण झिल्ली। दूसरा नाम याद रखिए एमनियोन थैली, ये आ गया एमनियोन, जिसके अंदर एमनियोटिक द्रव पाया जाता है। और एमनियोटिक द्रव को निकाल करके एमनियोसेंटेसिस द्वारा कई तरह के रोगों का पता लगाया जा सकता है। ठीक है ना, और इसी से लिंग निर्धारण भी होता है, लेकिन वो बेन है। ठीक है ना, दूसरा आ गया एमनियोथेली। तीसरा नाम है एलेंटोइस, मूत्राशय थैली कहते हैं। जो अपशिष्ट पदार्थ रहता है उसका संग्रह, उसका निकालना का कार्य एलेंटोइस का रहता है। चौथा है योकसेक, जो कि अल्प विकसित रहता है। एलेंटोइस की पार्ट बात किया जाए तो ये वाला एलेंटोइस आ गया। फिर से रिपीट करते हैं, कोरियोन झिल्ली आपको ये दिख गया। दूसरा आ गया एमनियोटिक थैली, आपको ये दिख रहा है, इसके अंदर एमनियोटिक द्रव भरा हुआ है।
फिर तीसरा आ जाएगा एलेंटोइस, आपको ये संरचना दिख रही है। चौथा आ गया यॉर्कशियर, आपका ये आ गया। ठीक है ना। अब आते हैं प्रश्न पे, और प्रश्न की शुरुआत हो रही है प्लेजेंटा। तो अभी हमने देखा प्लेजेंटा, अपरा, जैसे ये वाला पार्ट आ गया प्लेजेंटा, अपरा प्लेजेंटा, ये वाला जो हिस्सा आ गया पूरा प्लेजेंटा, ये अपरा हो गया। अपरा भी कई प्रकार के होते हैं, उसका नाम और किस जंतु में क्या पाया जाता है, किस प्रकार का, वो देख लेते हैं। एक होता है एपिथीलियोकोरियल प्लेजेंटा, जो कि घोड़ी, गदही, सूअर, इनमें पाया जाता है। सेंडेस्मोकोरियल प्लेजेंटा, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हिरण, ऊंट में। एंडोथीलियोकोरियल प्लेजेंटा, कुतिया, बिल्ली, सील, व्हेल, डॉल्फिन। हीमोकोरियल, मानव, ये याद रखिएगा, हीमोकोरियल कई बार रिपीट हो गए हैं। बंदर, चूहा, खरगोश। जूनियर प्लेजेंटा, कुतिया, बिल्ली। और डिस्कोइडस प्लेसेंटा, यहाँ मानव, बंदर, चूहा लिखा है, लेकिन आप हीमोकोरियल को प्रेफरेंस दीजिएगा मानव को लेकर के। अब चलिए सवाल देखते हैं। जीएनटीएसटी पीएचडी 2012 के स्लॉट में क्वेश्चन पूछा है, मनुष्य में प्लेसेंटा का प्रकार होता है एपिथीलियोकोरियल, सिंडेस्मोकोरियल, एंडोथीलियोकोरियल, हीमोकोरियल। तो आपका आंसर आ गया हीमोकोरियल। स्पष्टीकरण में बोला गया है कि प्लेसेंटा, जिसे अपरा भी कहा जाता है, गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय में बनने वाला एक अंग है जो भ्रूण को मां से जोड़ता है। ये भ्रूण को पोषक तत्वों और ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को हटाता है। इस प्रकार भ्रूण के विकास और जीवित रहने के लिए आवश्यक है। और प्लेसेंटा का प्रकार क्या है, हीमोकोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीएनटीएसटी पीएचडी 2014 का क्वेश्चन है, एमनियोसेंटेसिस में भ्रूणी कोशिका का संवर्धन का परीक्षण के द्वारा विभिन्न रोगों का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। एंजाइम उत्पादन, कैरियोटाइप, डीएनए विश्लेषण। तो आंसर क्या है, डी वाला ये सभी। तो आंसर है ये सभी। एंजाइम का उत्पादन, इसको डिटेल करते हैं, स्पष्टीकरण देखते हैं। एमनियोसेंटेसिस में भ्रूण कोशिकाओं के संवर्धन के परीक्षण के लिए ये सभी एंजाइम उत्पादन, कैरियोटाइप और डीएनए का उपयोग किया जाता है। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, अभी हमने आपको डायग्राम बताया था कि जो एमनियोन होता है, ये आगे एमनियोन, इस एमनियोन झिल्ली के अंदर ये एम्नियोटिक द्रव पाया जाता है। इसका भाग निकाल, इस द्रव को निकाल करके परीक्षण किया जाता है, और इस परीक्षण में एंजाइम उत्पादन, कैरियोटाइप और डीएनए संश्लेषण, ये सभी शामिल होते हैं। एक एक करके देते हैं। एंजाइम उत्पादन से कैसे, कुछ अनुवांशिक रोगों में एक विशिष्ट एंजाइम का उत्पादन असामान्य हो सकता है। एम्नियोटिक द्रव में इन एंजाइमों की गतिविधि का परीक्षण करके इन रोगों का पता लगाया जा सकता है। एंजाइम उत्पादन भी हो गया। कैरियोटाइप, कैरियोटाइप एक गुणसूत्रों का चित्र है। एम्नियोटिक द्रव में मौजूद कोशिकाओं के कैरियोटाइप का विश्लेषण करके गुणसूत्रों की संख्या और संरचना में किसी भी असमानता का पता लगाया जा सकता है। तो कैरियोटाइप भी हो गया। डीएनए संश्लेषण, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एक आनुवंशिक सामग्री जो कोशिकाओं में पाई जाती है। एम्नियोटिक द्रव में मौजूद कोशिकाओं के डीएनए का संश्लेषण करके किसी भी जीन उत्परिवर्तन या अन्य डीएनए आधारित आनुवंशिक दोषों का पता लगाया जा सकता है। ये प्रश्न हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनक किससे बनते हैं। इसको समझने से पहले ये संरचना देख लेते हैं हम। जो केंद्रीय कोशिका समूह आईसीएम था, इनर सेलुलर मास, उससे एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये संरचनाएं बन गई। जो एक्टोडर्म है, बाह्य परत है, उससे सतही एक्टोडर्म और तंत्रिकी एक्टोडर्म, जैसे मस्तिष्क एवं रज्जु, परिधि तंत्रिका, त्वचा का ऊपरी सतह, नेत्र की कॉर्निया, भीतरी कान, ये सब निर्मित होता है। फिर आता है मेसोडर्म। मेसोडर्म्स में पैराक्सियल मेसोडर्म, जैसे इंटरमीडिएट मेसोडर्म, लेटरल मेसोडर्म। और लेटरल मेसोडर्म को दो पार्ट होते हैं, सोमेटिक और विसरल। अब इनसे क्या क्या बनता है, कंकाल पेशियां, हड्डियां, उपास्थि, मूत्र जनन तंत्र, हृदय, रक्त एवं रक्तवाहिनियां, तिल्ली, जनन ग्रंथियां, याद रखिएगा, गोनड्स, वृषण, अंडाशय, ये सभी इसी से बन रहे हैं। त्वचा का डर्मिस, ये बनेगा मेसोडर्म से। एंडोडर्म की बात किया जाता है आहार नाल और श्वसन नलिका। तो आहार नाल, यकृत, अग्नाशय, श्वसन की परत, थायराइड, थाइमस, ये सब इससे बनते हैं, एंडोडर्म से। और पाचन के लिए बात किया जाए तो इसमें तीनों के तीनों परत का इस्तेमाल होता है। यह प्रश्न बना हुआ है, एक्टो, मेसो, एंडो, तीनों का तीनों का। अब चलिए प्रश्नों को देखिए, क्योंकि ये कई बार रिपीट होगा।
तो जनत किससे बनते हैं? तो आंसर आ जाएगा मीजोडर्म। डायग्राम याद रहेगा, टेबल याद रहेगा तो काफी इजीली बनेगा। तंत्रिका कोशिकाएं भ्रूण की किस स्तर से बनती हैं? तो आंसर क्या जाएगा? एक्टोडर्म। मुख्य रूप से तंत्रिका कोशिकाएं एक्टोडर्म से। नेक्स्ट है कशेरुकी के प्राणियों में ग्रंथियां किससे बनती हैं? ग्रंथियां की बात आ रही थी, यहाँ पर जो आंसर दिया है ईएसबी में वो दिया है एक्टोडर्म। नेक्स्ट है जीएनटीटी 2015 का क्वेश्चन है, एमिनियोसेंटेसिस या उल्व तरल परीक्षण होता है। पहला है प्रसव पूर्व परीक्षण शिशु का लिंग जानने के लिए, ये बेन है लिंग का निर्धारण किया जा सकता है लेकिन बेन है, तो ये गलत रहेगा। गुणसूत्र के अपवादों तथा भ्रूण संक्रमण को जाने, ये सही है। चिकित्सीय उपाय डाउन सिंड्रोम, इसको भी जानने के लिए भी सही है। तो डी वाले ऑप्शन देखिए, बी व सी है, इसलिए आपका आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 का फर्स्ट लॉट, भ्रूणी विकास के पश्चात लार्वा से प्रोण बनने तक की क्रिया कहलाती है वृद्धि, कायांतरण, वैतः पुनर्निर्माण। तो आंसर आएगा कायांतरण। जो मेढक होता है उसके लार्वा में पूंछ होती है, जब मेढक बनता है तो पूंछ गायब हो जाता है, उसे कहते हैं कायांतरण। तो ये बी आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 का सेकंड है, मानव प्लेजेंटा होता है हीमोकोरियल, योगसेक्स, सिंडेस्मोकोरियल, हीमो एंडोथेलियल। तो आंसर आ जाएगा हीमोकोरियल। हमने पूरा टेबल देखे थे और ये नाम याद रखिएगा मानव में हीमोकोरियल, क्योंकि और भी आगे रिपीट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 का सेकंड, मानव भ्रूण सुरक्षित रहता है एम्नियोटिक गुहा में, पेरिटोनिक गुहा में, एलेंटोइस में, प्लूरल गुहा में। तो आंसर क्या जाएगा? एम्नियोटिक गुहा में एम्नियोट द्रव पाया जाता है, उसी में तैरता रहता है, तो सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक्टोपिक गर्भावस्था क्या होता है? इसके लिए आप इसका डायग्राम उसे समझ लेते हैं, क्योंकि 2-3 बार क्वेश्चन ये भी रिपीट किया हुआ है। इस डायग्राम, इसके पहले भी जो अंतरारोपण चैप्टर था उसमें भी पूछा गया था, उसमें डायग्राम है, उसे देखकर समझ में आ जाएगा। इसके अलावा और बता दे रहा हूं मैं, गर्भाशय को छोड़कर चाहे अंडाशय या बाहर कहीं पर भी, हालांकि अंडाशय बोल देता है, अंडाशय में पॉसिबल होता नहीं है, गर्भाशय छोड़कर कहीं पर भी अगर सगर्भता हो जाती है, आरोपण हो जाता है, तो उससे कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो गर्भाशय के बाहर भ्रूण की वृद्धि को कहा जाता है एक्टोपिक गर्भावस्था, जो कि बहुत खतरनाक अवस्था है। स्पष्टीकरण देखिए, एक्टोपिक गर्भावस्था एक ऐसी स्थिति है जहां निषेचित अंडा गर्भाशय के बाहर आमतौर पर फेलोपियन ट्यूब में प्रत्यारोपित हो जाता है। ये गंभीर स्थिति है क्योंकि फेलोपियन ट्यूब भ्रूण के विकास का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं है और इससे आंतरिक रक्तस्राव और अन्य जटिलताएं हो सकती हैं। गर्भपात तो हो गई होगा, और जो महिला है उसका डेथ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2018 का फर्स्ट लॉट, मनुष्य का प्लेसेंटा किस श्रेणी में आता है? तो हीमोकोरियलिसिस। रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्तनधारी भ्रूण में ट्रोपोएक्टोडर्म का मुख्य कार्य है? ट्रोपोब्लास्ट हमने पढ़ा था, विकासशील जायगोट कोशिका की सुरक्षा, भविष्य के एक्टोडर्म का गठन, प्लेसेंटा गठन और भ्रूण के शरीर का विकास। तो मुख्य आंसर इसका रहेगा प्लेसेंटा का गठन, प्लेसेंटा का निर्माण करता है। फिर है जीएनटीटी पीएचडी 2018 का सेकंड स्लॉट का क्वेश्चन है, हार्मोन जो केवल गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में उत्पादित होते हैं। तो आंसर याद रखिएगा, मानव प्लेजेंटा लैक्टोजन, मानव कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, रिलैक्सिन, ये आंसर रहेगा। गर्भावस्था की बात हो रही है, गर्भावस्था ना हो तो भी एस्ट्रोजन का स्राव होता है, ठीक है ना। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है, ऑक्सीटोसिन का दूध निकालने के लिए होता है, लेकिन प्रसव के बाद का पॉइंट आ जाएगा, ठीक है ना। और थायरोक्सिन ये अलग पार्ट है, तो मेन आंसर आपका रहेगा सी वाला, मानव प्लेजेंटा लैक्टोजन, मानव कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन और रिलैक्सिन। जो मानव कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG, ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन, ये एक बार और रिपीट करेगा, इससे गर्भ है या नहीं है इसका भी टेस्ट हो जाता है, प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 का सेकंड, मस्तिष्क के गठन के लिए कौन सी जर्मल परत? तो इसका क्या जाएगा? बाह्य त्वचा, एक्टोडर्म। टेबल याद रखिएगा इसको लेकर के। फिर आया 2018 सेकंड स्लॉट, निम्नलिखित में से कौन सा सेट एक्टोडर्म से? तो मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, पिट्यूटरी और पीनियल, ये वाला आंसर आ जाएगा, बी वाला आंसर है। मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, पिट्यूटरी, पीनियल। थायराइड तो अलग हो जाएगा, मेसोडर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
2019 का फोर्थ स्लॉट, मनुष्यों में अतिरिक्त भ्रूण झिल्लियां जो गर्भाशय में भ्रूण का शुष्कन से बचाव और सुरक्षा करती है। शुष्कन से रिलेटेड आ जाएगा एमनियन, उल्व, एमनियोटिक द्रव पाया जाता है ना एमनियोटिक झिल्ली में, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 2019 का फोर्थ, मानव भ्रूण का वह हिस्सा जो आदिम या प्रिमिटिव गट का प्रतिनिधित्व करता है, तो आंसर आ जाएगा इसका आद्यांत या आर्किट्रॉन। इसका ये देख लीजिए, ब्लास्टुला अवस्था आ गई, ब्लास्टो गुहा बन गया, ब्लास्टोडर्म बन गया, फिर ब्लास्टोपोर बनना शुरू हो गया, ठीक है ना, प्रारंभिक मुख बन रहा है यहाँ पे, और यही क्या ला रहा है, आद्यांत, आर्केंट्रॉन, आदिम आंत या प्रिमिटिव गट, ठीक है ना, तो आंसर ये आ जाएगा। तो मानव भ्रूण का वह हिस्सा जो आदिम आंत का प्रतिनिधित्व करता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आद्यांत या आर्केंट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2020 का सेकंड स्लॉट, स्तनधारियों के अंडे को मुख्य रूप से ग्लाइकोप्रोटीन से युक्त बाह्य मैट्रिक्स की एक परत द्वारा संरक्षित किया जाता है। विटलान झिल्ली, ये अग्रपिंडा के तारक केंद्र, ये जोना पेलिसुडा, तो जाना पेलिसुडा पारदर्शी आवरण कहलाता है। ये अंड का स्तर है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन है। नेक्स्ट है पीएनएसटी 2020 का सेकंड स्लॉट, आरोपण के बाद अंगुली के तरह के प्रोजेक्शन ट्रोपोप्लास्ट पर दिखाई देते जिन्हें खालिस्तान कहा जाता है। इसका आंसर आ जाएगा सी वाला, जरायु अंकुरिका। आरोपण के बाद ट्रोफोब्लास्ट पर उंगली जैसी उभार जरायु अंकुरिका या कोरियनिक विलाई कहलाते हैं। ये विलाई गर्भाशय के ऊतकों और मात्र रक्त या रुधिर से घिरे होते हैं और प्लेसेंटा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पे ये जो डायग्राम दिख रहा है ये वाला इसी के पार्ट हो रही है, कोरियनिक विलस, कोरियनिक विलाई या जरायु अंकुरिका। नेक्स्ट है पीएनएसटी 2020 का थर्ड स्लॉट, तीनों रोगाणु या जनन परतों का एक का एक्टोडर्म खालिस्तान को जन्म देता है। एक्टोडर्म की बात होती है, तो एक्टोडर्म से क्या बनेगा, तंत्रिका प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 का थर्ड, गर्भनाल के कामकाज में इसकी संरचना मां और भ्रूण के बीच सामग्री का आदान प्रदान करने में कैसे मदद करती है, तो ये वाला सी वाला रहेगा ना, ये आंसर है। प्लाजेंटी विलाई में फैलने की अनुमति देने के लिए एक शाखित आकार और बड़े सतह क्षेत्र। स्पष्टीकरण देते हैं, गर्भनाल या प्लेजेंटा एक अंग है जो गर्भावस्था के दौरान मां और भ्रूण के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी संरचना विशेष रूप से प्लेजेंटा विलाई मां और भ्रूण के रक्त के बीच एक विस्तृत सतह क्षेत्र प्रदान करके इस प्रक्रिया में मदद करता है। विली शाखित होते और एक दूसरे में फैले हुए होते और जो मां और भ्रूण के रक्त के बीच गैसों, पोषक तत्वों और अवशिष्ट उत्पादों के कुशल विनिमय आदान प्रदान है ना की अनुमति देते हैं। नेक्स्ट सवाल है 2021 का 18 अक्टूबर 2022 के फर्स्ट स्लॉट में क्वेश्चन पूछा और 2020 का फोर्थ स्लॉट में निम्नलिखित में से किस झिल्ली में एमनियोटिक द्रव, तो एमनियोटिक द्रव कहाँ मिलेगा, एमनियोन में, नाम से ही समझ में आ रहा है एमनियोन में मिलेगा। नेक्स्ट है अंडे जिनमें कोई सुरक्षात्मक कवच नहीं होता है और पर्याप्त पोषक तत्व तो नहीं होते हैं, तो नॉन क्लिडोइक अंडे। नेक्स्ट है 2021 का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तंत्र जो कि तीनों जनन स्तरों से निर्मित होता है, तो आंसर आ जाएगा पाचन तंत्र। कैसे, एंडोडर्म की बात किया जाए तो पाचन तंत्र पेट, आंत और यकृत सहित और अग्नाशय जैसे कुछ संबंधित अंगों की परत बनाता है। मेसोडर्म की बात किया जाए तो पाचन तंत्र की चिकनी पेशियां रक्त वाहिका और अंगों को सहारा देने वाले संयोजी ऊतक से विकसित होते हैं और संयोजी ऊतक होता है मेसोडर्म से। एक्टोडर्म की बात किया जाए, पाचन को नियंत्रित करने वाले तंत्रिका ऊतक, मुख गुहा जैसी कुछ संबंधित संरचनाओं का निर्माण योगदान देते हैं। तो तीनों जनन स्तर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है 2021 का, कौन सा मानव तंत्र तीनों जनन स्तरों से व्युत्पन्न होता है, फिर रिपीट हो गया क्वेश्चन, आंसर है पाचन तंत्र। नेक्स्ट है 2021 का, मां के रक्त के साथ भ्रूण के रक्त के मिश्रण को क्या रोकता है, तो क्या आंसर आएगा, प्लेजेंटा। मां और भ्रूण के रक्त मिश्रण प्लेजेंटा नामक अंग द्वारा रोका जाता है। प्लेजेंटा एक अस्थायी अंग है जो गर्भावस्था के दौरान मां और भ्रूण के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। यहाँ यह मां के रक्त से पोषक तत्वों और ऑक्सीजन को भ्रूण तक पहुंचाने और भ्रूण से अपशिष्ट उत्पादों को मां के रक्त में वापस पहुंचाने का काम करता है, लेकिन मां और भ्रूण के रक्त को सीधे मिलने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2021 का, महिलाओं में केवल गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन उत्पन्न होता है, तो आंसर आएगा मानव कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। इससे गर्भावस्था की पुष्टि भी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 का, भ्रूण में पोषक तत्वों और अपशिष्ट विनिमय में कौन सी दोहरी परत वाली झिल्ली सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। दोहरी परत की बात आ रही है तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा कोरियोन। कोरियोन जिसे जरायु झिल्ली भी कहा जाता है, दोहरी झिल्ली से बना होता है। यह है
भ्रूणी, मेसोडर्म और ट्रोफोब्लास्ट। तो भ्रूणी, मेसोडर्म का लेयर और ट्रोफोब्लास्ट का लेयर। कोरियोन झिल्ली भ्रूण के विकास के दौरान भ्रूण को घेरे रहने वाली एक झिल्ली है। ये भ्रूण के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसमें पोषण, सुरक्षा और प्लेसेंटा के विकास में शामिल होना शामिल है। नेक्स्ट है 2021 का, मानव प्लेसेंटा है, फिर रिपीट आ गया हीमोकोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2021 का, मानव प्लेसेंटा को खालिस्तान के रूप में वर्गीकृत किया गया, फिर आ गया रिपीट हीमोकोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 का, गैस्ट्रुला अवस्था में आद्य या आदिम आंत बनाने वाले भ्रूण की आहार गुहा कहलाती है, तो क्या जाएगा आर्केंट्रॉन। रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 2021 का, कौन सी अतिरिक्त भ्रूणी झिल्ली एक द्रव से भरी गुहा होती है जो भ्रूण को घेरे रहती है, तो द्रव से कौन सी भरी रहेगी, एमनियोन। ये भी रिपीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 का, प्लेसेंटा का निर्माण होता है, प्लेसेंटा निर्माण किससे होगा, मात्र और भ्रूण अंश दोनों से। मात्र का जो एंड्रोमेट्रियम आ गया गर्भाशय की भीतरी, और भ्रूण अंश ट्रोफोब्लास्ट, इससे मिलकर के बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 का, भ्रूण की पहली हलचल और सिर पर बालों की उपस्थिति आमतौर पर इस दौरान देखी जाती है, तो आंसर रहेगा इसका 5वां महीना। ये सब याद रखिएगा, 5वां। भ्रूण की पहली हलचल और सिर पर बालों की उपस्थिति आमतौर पर गर्भावस्था के 5वें महीने के दौरान देखी जाती है। इस दौरान माँ को भ्रूण की हलचलें महसूस होने लगती है और भ्रूण के सिर पर बाल भी दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएचडी 2022, मोनोजाइगोटी जुड़वा पैदा होते हैं जब युग्मनज का अधूरा विधर हो, कोई दरार नहीं हो, जाइगोट का पहला विधर दो भागों में अलग होने के बाद। तो ये सी वाला ही आंसर है। दो अंडाणु एक साथ निश्चय से गलत है, तो आंसर आ गया सी वाला। क्या होता है कि जो मोनोजाइटिक जाइगोटी के समान जुड़वा होते हैं, जब एक निश्चेषित, कब जुड़वा पैदा होते हैं, जब एक निश्चेषित अंडा, एक ही अंडा है, एक निश्चेषित अंडा विभाजित होकर दो अलग अलग भ्रूणों में विकसित होते हैं। एक ही अंड है, एक ही शुक्राणु से निश्चेषित हो गया है और वो अलग अलग भ्रूणों में विकसित हो रहा है, ठीक है ना। मोनोजाइगोटिक जुड़वा, इसको इसे क्या समझते हैं हम, एक ही शुक्राणु द्वारा एक ही अंडे को निश्चित करने से बनते हैं। निश्चेषण के बाद युग्मनज विभाजित हो जाता है और दो अलग अलग भ्रूणों में विकसित हो जाता है, जो आनुवंशिक रूप से समान होते हैं। ये विभाजन आमतौर पर गर्भधारण के कुछ दिनों के भीतर होता है। यदि विभाजन बहुत देर से होता है तो जुड़वा बच्चे जुड़े हुए हो सकते हैं, ठीक है ना। कई बार आपने यूट्यूब में देखा होगा या कहीं न्यूज़ में देखा होगा कि किसी का सिर जुड़ा हुआ है या सिर अलग है, पूरा बॉडी जुड़ा हुआ है, इस टाइप से। यह डायग्राम में काफ़ी डिटेल किया है, क्या प्रोसेस है उसे आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए मुझे क्वेश्चन खत्म करने की कोशिश किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएचडी 2022 का, गर्भावस्था अंडाशय में होती है तो इसे कहते हैं अंतर्गर्भाशयी, अतिरिक्त पेट गर्भावस्था, सामान्य गर्भावस्था, अस्थानीय गर्भावस्था। गर्भाशय को छोड़कर कहीं पर भी अगर गर्भावस्था होती है इसे कहते हैं अस्थानीय के एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 का, गर्भावस्था के किस महीने में भ्रूण की पहली हलचल। देखिए 5वां, 6वां, तीसरा, चौथा। अगर ये ऑप्शन दिया है तो सबसे सही आंसर आपका रहेगा 5वां महीना, ठीक है ना। और ये नहीं रहता है तो उसके आसपास का ही आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हुआ है और ऑप्शन थोड़ा चेंज किया है। नेक्स्ट है पीएचडी 2022, प्लेसेंटा के कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, ठीक है ना, कौन सा गलत है। ये एस्ट्रोजन का स्राव करता है। यह प्रसव के दौरान ऑक्सीटोसिन का स्राव करता है। ये ऑक्सीटोसिन वाला आंसर जो यहाँ ऑप्शन दिया है ये गलत है और यही आपका आंसर है। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो प्रसव के दौरान गर्भाशय के संकुचन को प्रेरित करने में मदद करता है, किंतु यह माँ की पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, प्लेसेंटा से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 का, भ्रूण के विकास का सही क्रम है, तो निषेचन, उसके बाद युग्मनज बन जाएगा, फिर आएगा दरार, तो दरार कहाँ, ये आ गया दरार, ठीक है ना, फिर मोरुला, ब्लास्टुला, गेस्टुला, तो आपका ए वाला आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएचडी 2022 का, मानव भ्रूण में विकास की उम्र में दिल धड़कना शुरू होता है। अब देखो तीसरा, 8वां, 6वां, चौथा, तो 5वां, 6वां, ये ध्यान रखिएगा। 5वां, 6वां, 5वां नहीं है तो आपका आंसर लगाना है 6वां, और 5वां, 6वां नहीं रहता, चौथा रहेगा तो आपको चौथा लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन फिर रिपीट होगा, अभी आगे देखिएगा। क्वेश्चन है 2022 का, विटेलाइन झिल्ली अंडे, खालिस्तान अंडे की झिल्ली होती है, तो जो प्राथमिक अंडे होती है, प्राथमिक अंडा, उसकी झिल्ली को विटेलाइन झिल्ली कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पीएचडी 2022 का, स्तनधारी भ्रूण की अतिरिक्त भ्रूण झिल्लियां किससे प्राप्त होती है। जो ट्रोफोब्लास्ट रहता है वही अतिरिक्त झिल्लियां हमने देखे थे, कोरियोन, एमनियोन, एलेंटॉइस, योक, ये कौन बनाता है, ट्रोफोब्लास्ट बनाता है, अतिरिक्त झिल्ली यही बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु और अंडाणु होते हैं एक्टो, मीजो, मीजो, एंडो और बही, तो आंसर आएगा मीजो, जनत। शुक्राणु, अंडाणु, वृषण,
अंडाशय, तो कैसा होगा ये मीजोडर्मल होगा। नेक्स्ट है 9 सितंबर 2024 का पहला स्लॉट, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेजेंटा का कार्य नहीं है। प्लेजेंटा एस्ट्रोजन का स्राव है, भ्रूण से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन पदार्थों को हटाने की सुविधा, ये भी है, भ्रूण के ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति को सुगम, ये भी है, मातृ रक्त से भ्रूण तक आरबीसी का परिवहन, ये डी वाला नहीं है। स्पष्टीकरण देखिए, प्लेजेंटा भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है, भ्रूण से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन पदार्थों को हटाने की सुविधा प्रदान करता है और एस्ट्रोजन का स्राव करता है, लेकिन यह मां के रक्त से लाल रक्त कोशिकाओं को भ्रूण तक नहीं पहुंचाता है। नेक्स्ट है 9/9/2024 का फर्स्ट लॉट, विट्राइन झिल्ली खालिस्तान अंडे की झिल्ली है, तो प्राथमिक रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 9 सितंबर 2024 का सेकंड, मनुष्य के नाल या प्लेजेंटा की श्रेणी से संबंधित है, फिर आ गया ये हीमोकोरियल, 4 से 5 बार रिपीट हो गए। नेक्स्ट है 10 सितंबर 2024 का पहला, मानव मादा में गर्भ धारण काल है 9 महीना। नेक्स्ट है 10 सितंबर 2024 का पहला, मानव भ्रूण की लंबाई 1 इंच होती है, याद रखिएगा 6वें सप्ताह में, 6 सप्ताह में 1 इंच होती है। नेक्स्ट है 10 सितंबर 2024 का सेकंड, गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए प्लेसेंटा द्वारा स्रावित हार्मोन है, एचसीजी है, एचपीएल भी है, ठीक है ना, एस्ट्रोजन भी रहेगा, तो एस्ट्रोजन यहाँ पर है ना, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। फिर इसके बाद प्रोजेस्ट्रॉन, यहाँ ऑक्सीटोसिन, तो रिलैक्सिन वाला पॉइंट यहाँ गड़बड़ कर रहा है, ग्लूकोकोर्टिकोइड भी गड़बड़ कर रहा है और प्रोलैक्टिन वाला भी गड़बड़ कर रहा है, ये प्रोजेस्ट्रॉन। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा, ए वाला। इतने ऑप्शन आ जाए तो आप देखिए कि कौन सा नहीं हो सकता है, उसे आप छाट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 सितंबर 2024 के पहला, प्लेजेंटा के कार्यों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, तो डायरेक्ट पर आंसर पे आ रहा हूं मैं। यह प्रसव के दौरान ऑक्सीटोसिन का स्राव करता है, ये रिपीट क्वेश्चन है, प्लेजेंटा नहीं करता, पिट्यूटरी ग्रंथि करता है। जो ऑक्सीटोसिन रहेगा वो हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट है 11 सितंबर 2024 का पहला स्लॉट, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन केवल गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में निर्मित होता है, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, तो आंसर क्या जाएगा इसका, रिलैक्सिन। स्पष्टीकरण देखते हैं, रिलैक्सिन एक हार्मोन है जो गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के अंडाशय और प्लेसेंटा द्वारा निर्मित होता है। यह गर्भावस्था के दौरान शरीर को फैलाने में मदद करने के लिए मांसपेशियों, जोड़ों, स्नायु बंधों को ढीला और आराम देता है। गर्भावस्था के दौरान रिलैक्सिन स्तर बढ़ जाता है, जिससे प्रसव के लिए श्रोणि क्षेत्र तैयार हो जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा रिलैक्सिन। नेक्स्ट है 11 सितंबर 2024 सेकंड स्लॉट, मानव भ्रूण में विकास की उम्र में दिल धड़कना, देखिए क्वेश्चन आ गया दिल धड़कना, यहाँ 5 और 6वां नहीं दिया है, 8, 9, 11 और 4, तो पास का आंसर क्या है, चौथा सप्ताह, ये आपका आंसर रहेगा, कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है 11 सितंबर 24 का सेकंड, अगर एक स्त्री गर्भधारण करती है तो कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, एड्रिनल, रिलैक्सिन, एचसीजी, ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन, उपरोक्त सभी, तो इसका मुख्य आंसर क्या रहेगा, ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन। रिलैक्सिन की बात किया जाए तो जब प्रसव होगा तब, गर्भधारण के समय नहीं। नेक्स्ट है 11 सितंबर 24 का सेकंड क्वेश्चन, मनुष्य में पाया जाने वाला प्लेजेंटा निम्न प्रकार है, मेटाजोनरी बीज बिखरा हुआ, अंग्रेजी देखिए मेटाडिस्कोइडल, जोनरी, कोटिलेडर, डिफ्यूज। तो जब हमने प्लेजेंटा का प्रकार देखे थे तो मानव, यहां पर डिस्कोइडल भी लिखा हुआ है, ठीक है, हीमोकोरियल तो दिया नहीं है वहां। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मेटाडिस्कोइडल। जो समीप का आंसर है आपको वही देखना है, मेटाडिस्कोइडल। नेक्स्ट है गर्भावस्था के किस महीने में भ्रूण की पहली हलचल, अब यहाँ आ गया चौथा भी आ गया, 5वां, 6वां, तीसरा, तो मेन आंसर रहेगा इसका 5वां, ये तीसरा बार आ गया। नेक्स्ट है 12 सितंबर 24 का, निम्नलिखित में से किस चरण में ब्लास्टोकोल या ब्लास्टोसील बनता है, गैस्ट्रुला, ब्लास्टुला, मोरुला, तो क्या ब्लास्टुला में बनेगा। नेक्स्ट है 12 सितंबर 24 का सेकंड, भ्रूण के सिर पर बाल आमतौर पर गर्भावस्था के किस महीने में दिखाई देते हैं, तो यहाँ रहेगा 5वां महीना में दिखाई देगा।
नेक्स्ट है 13 सितंबर 24 के पहला, मीजोलेसितल अंडे में पाए जाने वाली दरार का स्थान है। मीजोलेसितल है तो यहाँ होलोब्लास्टिक रहेगा और असमान रहेगा। नेक्स्ट है 13 सितंबर 24 सही कथन चुने। पहले 7वें महीने में भ्रूण शरीर की गतिविधियों को दर्शाता है। 7वें महीने में गलत, 5वां हमने देखे थे। एचपीएल प्रसव में अहम भूमिका निभाता है, तो एचपीएल का प्रसव से कोई संबंध नहीं है। रिलैक्सन ऑक्सीटोसिन चाहिए, ये भी गलत हो गया। गर्भावस्था के दूसरे महीने के अंत तक भ्रूण का हृदय बन जाता है, ये भी गलत है। फिर प्रसव, 5वें में बात आई थी। प्रसव के लिए संकेत पूर्ण विकसित भ्रूण और प्लेजेंटा से आता है, तो आपका आंसर ये डी वाला सही रहेगा। इस तरह से आपने देखे 59 क्वेश्चन पूछे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।